नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ अगेन है कर्नल मयंक चौबे सर। सर ने हमारा काफ़ी देर बाद सर से डिस्कशन हो रहा है। सर एक्चुअली काफ़ी चीज़ों में बिजी थे एंड काफ़ी जगह सर की वॉइसेस भी अब जा रही है एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। और आपने उनको न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा सर ने कि सर अपने जो वैल्यूज़ हैं वो दे रहे हैं, जो जो टाइम टू टाइम, स्पेशली अभी इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें उसमें भी आपने सर को न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, सुना होगा। आज हम बात करेंगे हमारे चैनल पे रिगार्डिंग जो इसराइल और ईरान का अभी ऑपरेशन, जो राइजिंग लायन है जो रुका है, उसके बारे में। और आगे क्या ये आगे बढ़ेगा कि यहीं पे रुका रहेगा और कब तक का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये दोनों रुकने वाले तो है नहीं। तो क्या इसमें आगे जाता हुआ देख रहे हैं? यूरेनियम लॉस्ट हुआ उसमें क्या है? और एंड में हम बात करेंगे ट्रंप के बारे में कि ट्रंप जो अभी डील कैंसल्स कर रहा है फिर से ईरान के साथ, जो कनाडा के लिए उसने बोला दैट वी विल डिस्कस एवरीथिंग। सो नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम बात करेंगे सर, ये इसराइल ईरान का तो अभी 12 डेज का कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो रुक गया। और न्यूज़ आई कि दोनों को काफ़ी लॉस हुए, इसराइल को भी काफ़ी लॉस हुआ, ईरान को भी काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन अभी की न्यूज़ है कि भाई ईरान के जो न्यूक्लियर जो थे एनरिच न्यूक्लियर 400 kg, वो बोल रहा है उसने वहां से फॉरदो से निकाल लिए थे। तो अब क्या इसराइल फिर से आएगा उस पे या ईरान अटैक करेगा? क्या देखते हैं सर इसको, राइजिंग लायन को? ऑपरेशन राइजिंग लायन 2 हम देख सकते हैं जल्दी के किस हिसाब से रहेगा सर आगे? थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपने अवसर दिया अपने चैनल पर आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हैं तो आपके थ्रू आपके दर्शकों से बात हो जाती है। जैसा कि आपने प्रश्न किया था कि इस समय जो कुछ हुआ है, देखिए, इसको मैं मानता हूँ कि अ, ये कैसी वॉर थी। ये वॉर थी सबसे पहली ऑफ नैरेटिव्स, दूसरी वॉर ऑफ ऑप्टिक्स, तीसरी वॉर ऑफ सिमेंटिक्स, और चौथी वॉर, अगर लड़ाई जो जिसको कहते हैं, वो अगर एक्चुअल थी तो ये थी। तो चौथे नंबर पर एक्चुअल वॉर लड़ी गई है। बाकी तीन जो थे वो खाली फील गुड फैक्टर जो थे इसके अंदर थे। अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उसके ऊपर आते हैं। धीरे धीरे बिंदुओं को मिलाते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बनती है। जब ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च होता है तो इसराइल द्वारा बताया जाता है कि वो क्या करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव उसका क्या था वॉर के लिए, कि इसराइल की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना। नंबर दो, उसके जितने मिसाइल ठिकाने हैं, मिसाइल की जो जितने भी लॉन्चिंग पैड्स हैं, स्टोरेज हैं, मिसाइल की पावर को उसकी खत्म कर देना, साथ में मिलिट्री पावर को भी खत्म कर देना। और यदि मौका मिलता है तो रजीम चेंज के ऊपर जाना। ये इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स थे। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव जो था, नंबर एक था रजीम चेंज करना। उसके उसने, आपको ध्यान होगा, ट्रंप ने अपने शुरू शुरू में संदेश ये दिया था कि ओमान में इनकी शांति वार्ता होनी थी। वो शांति वार्ता नहीं हो पाई। 6th राउंड ऑफ पीस टॉक्स जो होने थे वो नहीं हो पाए। ट्रंप ने ये बोला कि हम डिस्कशन करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे नई टीम के साथ में। यहाँ से पूरे के पूरे बिंदु मिलने शुरू होते हैं। तो यानी ट्रंप महोदय जो थे शुरू से ये चाह रहे थे कि रजीम चेंज हो और उसके बाद में हम नई रजीम के साथ में डिस्कशन करेंगे। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं और वो कहाँ दिखाई देता है? आप देखिए, ये बताया गया था कि खमेनेई जो है वो 2 बार प्रयास कर चुके हैं ट्रंप को मारने का, परंतु ट्रंप ने ये बोला कि हमें खमेनेई को नहीं मारना है, हालांकि हमें पता है कि वो कहाँ छिपे हैं। ये स्टेटमेंट सब आए थे। यानी खमेनेई को जिंदा रखना जो था वो उनका उद्देश्य था। हालांकि इसराइल ने ऐसा जो है बात क्लियर नहीं की थी। अमेरिका के लिए खमेनेई को जिंदा रखना क्यों जरूरी था? देखिए, कोई भी आपका तथाकथित आतंकवादी जो होता है, अगर वो मर जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसको एक शहीद का दर्जा मिल जाता है। उसकी वर्शिपिंग शुरू हो जाती है। उसकी आइडियोलॉजी जो है वो उसके ऊपर चलने लगती है। अगर वो जिंदा रहता है तो उसको डिस्क्रेडिट किया जा सकता है कि इस आदमी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसकी वजह से ये ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो जिंदा जो है दुश्मन, वो जरूरी है। मरा हुआ जो है वो घातक बन जाता है। इसीलिए अमेरिका बार बार कह रहा था कि खामेनेई को हम जिंदा रखेंगे, हम मारेंगे नहीं। समझ में आया आपको ये? अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया चल रही होती है इसराइल के द्वारा।
अमेरिका बीच में जंप मार के कहता है कि फार्दो जो है ठिकाना, उसको नष्ट करने की क्षमता इज़राइल में नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और इतना बोलने के बाद में वो लोग शांत बैठ गए। जैसे कि ईरान को बताया जा रहा है कि हम अटैक करने आ रहे हैं और 408 किलो एनरिच यूरेनियम जो आपका अगर रखा भी है, तो उसको वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। अपुष्ट सूत्रों से ये पता लगा था कि वहां पर ट्रकों का काफिला लगा था और वहां से क्या गया क्या नहीं गया ये किसी को मालूम नहीं। बहरहाल अमेरिका जो है फार्दो के ऊपर अटैक माउंट करता है। 1 दर्जन GBU-57 बॉम्ब गिराता है। एक बॉम्ब का वजन 13,600 किलो है। अगर आप 13,600 किलो को 12 से गुणा करते हैं, इतनी एक्सप्लोसिव्स उसके ऊपर गिराई गई। वार्दो साइट जो थी वो पहाड़ियों के बीच में छुपी हुई थी और वो हार्डेंड साइट थी, यानी उसके ऊपर कंक्रीट की बहुत बारीक लेयर लगी हुई थी। परंतु जितने एक्सप्लोसिव की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सप्लोसिव जो है अपने आप में बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि ये बॉम्ब जो है ये अपने आप ही ग्रेविटी से जब नीचे गिरता है तो करीब 200 फीट तो अंदर तोड़ के अंदर चले जाता है। तो अगर 12 गिरेंगे तो 12 को 200 से गुणा कर दो। क्या इनका जखीरा उसके भी नीचे था? मैं नहीं मानने को तैयार। तो अमेरिका ये बम्बार्डमेंट करता है। बाकी के जितने फैसिलिटीज थे, नतान्स पे इनके 2 ऐसे बॉम्ब गिरते हैं और नीचे जो इनकी साइट होती है उसके दक्षिण में उसका नाम था, मेरे नाम ध्यान से उतर गया, नतान्स ये इस्फहान। इस्फहान और नतान्स के ऊपर ये टॉमाहॉक मिसाइल से भी हमला करते हैं। टॉमाहॉक मिसाइल जो है वो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है और वो ये वहां से सी से लॉन्च करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये फैसिलिटीज दोनों की दोनों इतनी वेल प्रोटेक्टेड नहीं थी जितनी की फॉर्दो थी। अब आते हैं फॉर्दो की खासियत के ऊपर। फार्दो के अंदर जहां तक रिपोर्ट्स आई हैं, इनका एनरिच यूरेनियम जो है वो फार्दो के अंदर रखा हुआ था। आपने फार्दो की साइट को बम्बार्ड करके डिस्ट्रॉय किया, लेकिन आपने यूरेनियम नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि आईएई का ट्वीट आया था अगले दिन। उन्होंने ये कहा था कि जितनी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी उसके गेट पर पहले देखने को मिल रही थी, उतनी ही एक्टिविटी अभी भी देखने को मिल रही है। देर इज नो चेंज इन दी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी इन दी विसिनिटी ऑफ फार्दो। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने उड़ाया भी है तो वहां पर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ है। तो क्या आपने पहले ही वार्न कर दिया ईरान को कि वहां से आपका एनरिच यूरेनियम हटा दो? नंबर 2, अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या जिस प्रकार से आपने बोला था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वैसे ही आपने हवा खड़ा किया कि ईरान के पास में एनरिच यूरेनियम है और वो कुछ ही दिनों में बॉम्ब बना सकता है। अब मेरा शक यहाँ पर इसलिए जाता है क्योंकि 1995 से लेकर अब तक हर साल एक कहानी बताई जाती थी कि ईरान 3 से 5 साल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। 1999 में एक बुक निकलती है बेंजामिन नेतन्याहू की फाइटिंग टेररिज्म। उसमें भी वो कहते हैं कि 3 से 5 साल में वो बॉम्ब बना लेगा। 95 से 99 पहुंच गए हैं आप, 4 साल निकल गए हैं, फिर भी 3 से 5 साल में वो बॉम्ब बना सकता है। ये 3 से 5 साल घिसटते 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 2025 तक आ गए। 30 साल का टाइम निकल गया। 30 साल में अब जाके इन्होंने ये कहा है कि ये कुछ हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, इसलिए अब हम इस पे अटैक करेंगे। तो भाई, आपके 3 से 5 साल बीतने के लिए क्या 30 साल लग गए, या आप दुनिया को हवा दिखा रहे थे? जी दिनेश। अच्छा सर, इसमें मेरे दो चीज आती है। एक मुझे करेक्ट करिएगा कि एक चीज हो सकती है कि इसराइल रेगुलरली ईरान पे अटैक तो कर रहा था। ये जब भी उसने बोला है कि मेरे ईरान के 2-3 साल बाकी है, वो जाके अटैक करता है। और मोसाद का कितना प्रेजेंस है वो हमको पता है ईरान में। तो वो टॉप साइंटिस्ट और ये सब करता रहता है, तो हो सकता है उसकी वजह से वो डिले करता है। यानी ये सब बता बता के कि भाई अब इतना बचा है तो मैं डिले कर नहीं सकता, मैं मार रहा हूँ इसको। ठीक है, पहली बात। या दूसरा हो सकता है कि इसने हिजबुल्लाह, हमास और जो शिया मिलिशिया खड़ा किया है, सब ईरान ने किया है। हौती खड़ा किया है, सब ईरान ने किया है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं हो सकते ईरान को मारने के।
ये तीनों एक्सक्यूज नहीं हो सकते ईरान को मारने के। तो ईरान को मारने के लिए जो एक्सक्यूज सबसे बड़ा मिलता है वो न्यूक्लियर का ही मिलता है। क्योंकि हमास को लेके बोले हमास को ईरान ने ट्रेनिंग दी है तो मैं ईरान को जाके मारूंगा, तो वो जस्टिफाई कहीं नहीं कर सकता, यूएन में भी नहीं कर सकता, ऑल्दो इसको भी नहीं कर सकता, बट तो भी ये एक वजन पड़ता है न्यूक्लियर का, वहां पे नहीं कर दिनेश जी, सकता। जी सर। आपने अगर बात कही है कि ये रीजन नहीं बन सकता, तो फिर मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूंगा। सबसे पहला देश आता है इराक। इराक के ऊपर बोला गया कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये बात जो है वो कहाँ से शुरू हुई है? इसराइल से। और इस बात को बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन जनरल असेंबली में भी कहा है, यूएस कांग्रेस को एड्रेस करते वक्त भी कहा है कि वो खतरा है वहां के लिए, उसके पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो अमेरिका जाता है और इराक के ऊपर पाउंडिंग करता है, सद्दाम हुसैन को उतारता है गद्दी से और उनको फांसी पर लटका देता है, रजीम चेंज कर देता है। चंद सालों के बाद में उसको आती है बुद्धि और वो कहता है कि इनके पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। नंबर 2 देश सीरिया। सीरिया के लिए कहा जाता है कि दिस इज द एक्सिस ऑफ इविल, क्योंकि सीरिया जो है वो सपोर्ट करता है हमास को और हिजबुल्लाह को। और ये दोनों आतंकवादी संगठन सीरिया के साथ मिलकर एक एक्सिस ऑफ इविल बनाते हैं, और इस एक्सिस ऑफ इविल को हमने खत्म करना है। और इसको चलाने वाला जो है वो बशर अल असद। तो बशर अल असद के पीछे पड़ने की बारी शुरू हो जाती है। नवंबर दिसंबर 2024 में बशर अल असद को अपनी गद्दी से उतार दिया जाता है, वो रशिया चले जाते हैं। और उस गद्दी पर आसीन कौन होता है आपको मालूम है? यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के कहने के ऊपर इराक के ऊपर हमला किया गया, रजीम चेंज की गई। सीरिया के ऊपर हमला किया गया, रजीम चेंज की गई। कोई आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? नहीं, मेरा ये ईरान कहना है के सर इसमें, मेरा ये कहना है कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान ट्रेन कर रहा है, ये बेसिस पे ईरान को अटैक नहीं कर सकते, न्यूक्लियर के बेसिस पे आप ईरान को अटैक कर सकते हो। सॉरी, आपने सीरिया को किस बेसिस पे अटैक किया था? वो है एक्सिस ऑफ एविल दिनेश जी, करके जो आज हाँ। मेरे होस्ट को मैं घेरे में ले लूंगा। मैं सीरिया को केवल एक्सिस ऑफ इविल बोल के उन्होंने अटैक करवाया है। सीरिया के पास में कोई न्यूक्लियर रिएक्टर तो उनका पहले ही ध्वस्त कर दिया था उन्होंने। तो अब उन्होंने एक्सिस ऑफ इविल बोल के उसको वहां से हटवाया। तो ये बात कह नहीं सकते कि हिजबुल्लाह और हमास हुतीज को सपोर्ट कर रहा है, ईरान इनको नहीं और मिलिशियास को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप उसको नहीं हटाएंगे। लेकिन आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन हवा आपने खड़ा करना है, क्योंकि ईरान के पास में फैसिलिटी है। ईरान जो है वो कर सकता है। ईरान के पास में जो नतान्स की फैसिलिटी थी, उसके अंदर हॉल्स बने हुए थे सेंट्रीफ्यूजेस के लिए। हॉल नंबर ए में 14,000 सेंट्रीफ्यूजेस काम कर रहे थे। उसी प्रकार हॉल नंबर बी में भी नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस वर वर्किंग, और बहुत तेजी से यूरेनियम जो है वो एनरिच किया जा रहा था। तो ऐसी बात नहीं है कि ईरान जो है वो चुपचाप बैठा हुआ था, ईरान अपना काम कर रहा था। और वाकई में उसके पास में क्या इतना फैसिलिटी में एनरिच यूरेनियम था जो कि बॉम्ब बना देगा? दैट इज अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। पर आपने उसको अटैक किया। मैंने एक इसके ऊपर एक पेपर भी ऑथर किया है, और मैंने उसको एंड इस प्रकार से किया है कि क्या अमेरिका ने जो फैसिलिटीज पर अटैक किया वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को शांत करने के लिए था, या बेंजामिन नेतन्याहू का जो रेटोरिक था उसको शांत करने के लिए किया है? ये मैं आपके दर्शकों के लिए छोड़ देता हूँ ये प्रश्न यहीं पर। देखिए, जब आप चीज को देखते हैं तो आपको दोनों पहलू को साथ में रख के देखना पड़ेगा। भारत के संबंध ईरान के साथ में उतने ही मधुर हैं जितने इजराइल के साथ। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस चीज का आकलन करेंगे। जहां ईरान की बात आएगी हम ईरान का साथ देंगे, जहां इजराइल की सच्चाई है वहां पर हम इजराइल का साथ देंगे। परंतु चीजें जो इस समय दिखाई दे रही हैं वो इस तरीके से घुल मिल के आ रही हैं। मैं आगे और सप्लीमेंट करूंगा कि मेरा सोच इस तरफ क्यों जाती है। आपने अटैक कर दिया उनको। अटैक करने के बाद में ईरान जो है वो कहता है कि उन्होंने इमीडिएटली रिटेलिएट किया 24 घंटे के अंदर। जितनी आपने फायर किए थे बॉम्ब्स, उतनी मिसाइल हम फायर करेंगे आपके ठिकाने के ऊपर। और यूएस वो को। फायर करता है यूएस के मिलिट्री बेसिस पर। मिलिट्री बेस नंबर 1 कतर, मिलिट्री बेस नंबर 2 कुवैत,
मिलिट्री बेस नंबर 3 कौन सा था? अ, बहरीन। ये बहरीन वाला था था, शायद। बहरेन था, और फिर बहरीन था। इसमें इराक में भी किया था। इराक में किया था। अब गणित लगाइए, अमेरिका के जितने भी ट्रूप्स की स्ट्रेंथ थी, सबसे ज्यादा कहाँ थी? कतर में 13,000। नंबर 2 थी कुवैत में 13,000। नंबर 3 थी बहरीन में 7,000। और नंबर 4 थी इराक में 6,000। तो उसने सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड एरिया पर अटैक किया। लेकिन मजा तब आता है जबकि कतर के ऊपर अटैक होता है और 2 घंटे पहले कतर अपनी एयर स्पेस को बंद कर देता है। तो भाई कौन सा ज्योतिषी था जो भारत से उसको बता रहा था कि अपनी एयर स्पेस को बंद कर दो, क्योंकि अभी वहां से मिसाइल आएंगी, हो सकता है किसी प्लेन को हिट कर दें, इसीलिए एयर स्पेस को बंद कर दो। मिसाइल आती हैं, उड़ के आती हैं, उनको हवा में नष्ट कर दिया जाता है, कोई जान माल की क्षति नहीं होती है। और ईरान ये करने के बाद में शांत हो जाता है। तो ये मैंने टीवी चैनल पर भी कहा था कि इस समय क्या होगा, मुझसे पूछा गया, मैंने बोला जस्ट वेट एंड वॉच, कि कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा यूएसए, और यहीं पर मामला दबा दिया जाएगा। क्योंकि ईरान को भी अपनी जनता को दिखाना था कि हमने रिटेलिएट किया, अमेरिका को दिखाना था कि हम गुड बॉय हैं, हमने रिटेलिएट नहीं किया, हम पे अटैक करने की कोशिश की, हमने अटैक को विफल कर दिया, और मामला यहाँ पर खत्म होता है। युद्ध विराम का निर्णय ले लिया जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, क्योंकि युद्ध विराम तो होना ही था एक दिन। अब युद्ध विराम से फायदे, आपने इस युद्ध में ईरान को इस कदर क्षति पहुंचाई कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कम से कम 10 साल के लिए पीछे चला गया। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक और चैनल के ऊपर कि पीस इज बैड फॉर बिजनेस, पीस इज बैड फॉर बिजनेस, फियर इज गुड फॉर प्रॉफिट। समझ गए आप? तो आप ईरान का डर बना के रखिए वेस्ट एशिया में। सऊदी अरेबिया आपसे 110 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। ईरान का डर बना के रखिए, कतर आपसे 32 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदेगा। ईरान का डर बना के रखिए, यूएई आपसे 20 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदेगा। जब तक डर रहेगा तब तक बिक्री होती रहेगी और मेरा धंधा चलते रहेगा। आप समझ में आ रहा है आपको? आपकी आवाज म्यूटेड है दिनेश जी। सॉरी, 1 घंटे पहले का ही न्यूज़ देख रहा हूँ सर। ईरान जी। इज बाइंग 40 J-10C फ्रॉम चाइना, हाँ कंफर्म हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, हैं इस तो युद्ध में, इस डर में सब देशों का फायदा है जो कि हथियार बना रहे हैं। यहाँ पे तो ये सबकी तो 40-10C लेगा, और वहां हाँ, पे वो अमेरिका सबको F-35 बेचेगा। बिल्कुल। तो आप देखते रहिए यहाँ पर इस युद्ध की वजह से मंडी जो होगी अच्छी गर्म होगी और खूब बिक्री होगी, बिजनेस बढ़िया होगा। तो भाई बस हमारा भी आप कुछ हो इसमें हैं, बिक्री, हमारी भी पता बिक्री नहीं हो इसमें कुछ। हमारी बिक्री हो कि नहीं हो, चलो वो तो मामला बात का है। ये तो आप देखिए कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं और क्यों लड़े जाते हैं। अगर ये सही है बातें सर। हम और आप बैठ के कर रहे हैं तो दुनिया के मिलिट्री प्लानर्स को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है आखिर, कौन सा नाटक खेल रहे हैं। बिल्कुल फिर सर, बट फिर वही ट्रम्प है। साहब कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे ईरान के साथ में। पहले तुमने उसको कूटा पीटा, फिर बोला ट्रेड करेंगे। खamenei भी नहीं अपने मैं खेल के पक्के हैं। उन्होंने बोला सॉरी, बिल्कुल। हमने तो तुमको हरा दिया। अच्छा, तुमने हमको हरा दिया, ट्रेड बंद। आप मान के चलिए, अमेरिका ग्रांट भी देगा, ट्रेड भी करेगा उसके साथ में। ईरान को लड़खड़ाते हुए 10 साल में वो वहां तक ले आएगा जहां उसके पास न्यूक्लियर बम बनाने की शक्ति होगी। तो राइजिंग लायन 2.0 आज से 10 साल के बाद में फिर लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि तब तक डर बना रहेगा। फिर 10 साल के बाद में फिर पिटाई होगी, फिर नया डर शुरू होगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी दिनेश जी। आपका यूट्यूब चैनल तब तक मोनेटाइज हो जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जी। आगे ही बढ़ जाए उससे भी। जी। सर तो ये मैं देख मैं रहा हूँ कि ये चीज हो रही है। बोलिए। सर इसमें मेरे दो चीजें हैं। जी। राइजिंग लैंड 2 10 साल तक जाएगा। देखो 400 केजी यूरेनियम अगर ईरान निकाल लिया है पहले ही, तो वो 10 साल तक आई डोंट थिंक सो। देखिए अब ईरान ने एनरिचमेंट करना एक बात है, उसको लॉन्च करना, जो जो व्हीकल पे वो लॉन्च करेगा लाइक रॉकेट या जो भी है, उसको भी डैमेज इसराइल ने बहुत किया है। उस पे भेजना एक बात है, ठीक है, दोनों इट्स अ वेरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी। लेकिन वो एनरिच करना भी, अगर वो 60% एनरिच किया है उसने,
तो ये ऐसा नहीं, अब ईरान इजराइल के लिए खतरा नहीं है कि भाई ये एज ए डटी बॉम्ब यूज करके हमारे जैसे कोई व्हीकल के पास में या कैसे भी करके इजराइल में लाके वो ऐसे ही छोड़ देगा डटी बॉम्ब, तो उसको लॉन्चिंग व्हीकल की तो उसमें जरूरत नहीं है। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि ये 400 केजी भी खत्म करना चाहे जल्दी से जल्दी सेकंड ऑपरेशन लॉन्च करके। दिनेश जी, 400 केजी तब खत्म करेगा जब वो ईरान की सीमा में होंगे। अच्छा। मैं तो कहता हूँ ईरान की सीमा में है ही नहीं, या तो वो था ही नहीं या आज है नहीं। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता है, और वो पता भी होगा तो भी नहीं पता है। पता तो होगा ही सर, पता तो होगा ही। तभी मैं कह रहा हूँ आपको, पता तो होगा, हम्म। लेकिन फिर भी नहीं पता है। अगर पता लग गया और आपने उस पर हमला करके खत्म कर दिया, तो ईरान तो बिल्कुल लेट जी। गया ना, खत्म हो गया। और हारा करेक्ट हुआ सर। ईरान जो है वो किस काम का है? हाँ हाँ, नहीं ईरान ने सही है, बिल्कुल सही है। आप आप अपने देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान को जिंदा क्यों छोड़ दिया गया है? सर एक सेकेंड है। हाँ जी, जी। कंटिन्यू रखिए सर प्लीज। जी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान में जान इसलिए रखी गई है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में भारत को तंग करता रहे, और भारत को तंग करता रहेगा तो भारत डर के मारे हथियार खरीदेगा, अपनी शक्ति जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में लगाएगा, डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम कर देगा। पाकिस्तान तो वैसे ही लूटा पिटा है, उसके पास में कुछ है भी नहीं करने को, तो उस पर कोई करेक्ट। फर्क नहीं पड़ता। उसको वो यूज करते रहेंगे, और वो पिटता रहेगा, भारत को तंग करते रहेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा हथियारों के बेचने का। तो ये पूरी दुनिया जो है एक ये आर्म्स लॉबी के ऊपर चल रही है, कोई माने चाहे ना माने। वो तो है सर, वो तो है, उसमें तो मैं टोटली एग्री करता हूँ। यूक्रेन रशिया का वॉर ही उसी हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल। ईरान इजराइल का सबका ये उसी हिसाब से चल रहा है, एंड मोर वॉर मोर प्रॉफिट। ये बिल्कुल। अमेरिका की जो वॉर इकोनॉमी है, ये बहुत बहुत बढ़िया। उसके लिए कारगर है सक्सेसफुल है ये। ये। हाँ 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 हाँ, उसके वर्ल्ड जाए कहीं पे भी जाए भाड़ में, अपन उसका जो वो ग्रोथ होता प्रॉफिट है वो है नहीं जाएगा। ड्यूरिंग द वॉर, जबरदस्त प्रॉफिट है। देखिए आज। आप, एक दिनेश जी एक हम्म। चीज नोट कीजिएगा, वॉर इकोनॉमी का असर क्या होता है। अमेरिका जो है जाएगा, पाकिस्तान में गया सपोज, ठीक है, इस समय पाकिस्तान को डर है तो वो पाकिस्तान में अपने अड्डे दे देगा उसको। पाकिस्तान से उसके ऑलरेडी डील हो चुकी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। अमेरिका क्या करेगा कि यूएस डॉलर्स के बेसिस पे हाईली सब्सिडाइज रेट पर उससे रेयर एलिमेंट्स ले लेगा, अपना काम चलाएगा, पेमेंट उसको डॉलर में होगा। वो डॉलर जो है वो यूएस ट्रेजरी में जाके जमा होगा। एक $100 बिल को छापने की कीमत 17 सेंट होती है। तो अमेरिका के लिए केवल 17 सेंट का खर्चा होगा, पाकिस्तान के लिए $100 का होगा। इस तरीके सही। से यूएस ट्रेजरी जो है वो बढ़ती जाएगी, और पाकिस्तान जो है वो गरीब से गरीब होता चला जाएगा। उसके जो नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो सब वहां से उठ के अमेरिका तक चले जाएंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये फ्यूचर है इस समय पाकिस्तान का, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा नहीं, मैं हूँ। आने तो वाला हम, था सर पाकिस्तान पे। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं आने नहीं वाला कोई था बात नहीं। पाकिस्तान पे। नहीं देखिए, ये आपने जो कहा वो तो करेक्ट है, लेकिन देखिए अब पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज तो हुआ है ईरान के अगेंस्ट, और हम्म, ईरान को भी पता है कि कुछ भी होगा तो पाकिस्तान मेरे को वो हिट कर यूएस को स्पेस देगा। वो ईरान को भी पता है, चाइना को भी पता है कि बिकॉज पाकिस्तान के जनरल्स जो है उनके बच्चे लोग भी वहां पढ़ते हैं, और अच्छा खासा स्टेक है यूएस में और सब जगह पाकिस्तान जनरल्स का एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन पाकिस्तान के जनरल यूएस में जाके इन्वेस्ट करते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ईरान यहाँ से अगर चाइना हाथ खींचता है पाकिस्तान से, जैसे अभी उसने सुपरसोनिक मिसाइल देने को मना कर दिया, J-20 की डील भी अभी रुक गई है बिकॉज वो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि अभी कोई डील नहीं है, और यहाँ से बंद हुआ। अब ईरान अगर हिट करता है या कुछ करता है ईरान, क्योंकि ईरान को भी पता है कि ये मेरे लिए एक इशू है, और हम ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं, तो पाकिस्तान की कैसी खिचड़ी बनेगी सर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो दो सूरत में आएगा। कैसे? ये हमारा AI-171 का क्रैश किस तारीख को हुआ था? मेरे ये ख्याल से मुझे 12 देखना तारीख को वैसे हुआ था। 10, हाँ 10-12 जून को 10 या हुआ 12 था को हुआ कुछ। था। हम्म। जब भी जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो 1 महीने में आ जाती है। आपने मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन यानी कि डिप्टी मिनिस्टर का बयान
सुना है, सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। यस, दिनेश जी, सुना है आप सर। जितने यस सर। यूट्यूब है यस सब सर। निकाल के देख लीजिए, मैंने डे वन से यस। 1 घंटे के अंदर क्रैश के बता दिया था कि मुझे इसमें सैबोटाज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उस पर भी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर सैबोटाज की खबर आ जाती है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, 12-13 तारीख को एफएटीएफ की प्लेनरी में ये डिसीजन दिया गया है कि पाकिस्तान जो था, टेरर फाइनेंसिंग के जरिए उसने पहलगाम अटैक जो है वो करवाया था अप्रैल 2025 में। ये एफएटीएफ की रिपोर्ट में है। अब हुआ क्या है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आपको बता दिया है कि ये एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से। तो अब इंडिया के पास में दो चीजें हैं कि आपने हमारे यहाँ पर अटैक किया है और आप जो है वो पहलगाम में भी मुलव्वस हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो इस समय कमा लगा हुआ था वो आगे बढ़ेगा, और मुझे दिख रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है वो फिर से हीट को फेस करेगा। ये मेरा आकलन है। अब कितना सच है, कितना झूठ है, कितना गलत है, कितना सही है, ये समय की बात है, पर ये मुझे होता दिखाई दे रहा है। देखिए कि अभी होता क्या है। हमने अपनी रेड लाइंस बता दी है क्या है कि हम टेररिस्ट को और आपकी जो आर्मी है जो उनको सपोर्ट कर रही है उसमें हम फर्क नहीं देखेंगे। यानी पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है। तैयार है। तैयार है, और अब तो पहले एयर डिफेंस पे ही जाएगा सबसे पहला अटैक। अभी तो खाली वो एयर डिफेंस को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर किया था पहले दिन। फिर बाद में तो खैर एयर डोमिनेंस कर दिया था, लेकिन अब तो पहला अटैक उसी पे जाएगा। अभी अमेरिकन फोर्सेस जो है ना वो बोलेंगे कि ठीक है ईरान में शांति हो गई है, वी आर विड्रॉइंग। तो जी जैसे ही सर। आपको अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ होती दिखाई दे जाए ना पाकिस्तान में, समझ जाना कि बारी आ गई है। करेक्ट, करेक्ट सर। और बस इराक, ईरान क्या करेगा सर पाकिस्तान पे? ईरान कुछ नहीं करेगा क्या फिलहाल। लगता है? फिलहाल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ईरान हम्म। अपना दोबारा से रीबिल्डिंग एक्सरसाइज में लगेगा। अमेरिका कोशिश करेगा रेजिम चेंज करने की, वहां पर लोगों को भड़काना, शाह को थोड़ी सी हवा देना। उसका अल्टीमेट एम क्या है कि वहां पर ऐसी रेजिम आए जो कि फेवरेबल हो यूएसए के लिए, और शाह जो है करेक्ट सर। वो फेवरेबल रहेंगे यूएसए के लिए। तो ये मैं होता दिखाई दे रहा हूँ कि इस समय शाह का चांस बनता है ईरान में जाकर सत्ता हासिल करने का। खमेनेई जो है वो देश छोड़कर पलायन कर जाएंगे। जहां तक मेरा ख्याल है वो कतर की ओर रवाना होंगे, क्योंकि कतर की एक रिकॉर्ड है। हाँ। अगर उन्होंने तालिबान के साथ में नेगोशिएशन कराए हैं तो कतर हाजिर था। अगर उन्होंने आईसिस के साथ में नेगोशिएशन कराए हैं तो भी कतर शामिल था। जहां जहां पर जो भी आतंकी संगठन का नाम आता है वहां पर कतर जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये मैं फ्यूचर देख रहा हूँ इसका। करेक्ट सर। अच्छा सर, अब ये ठीक है, ये तो हमारा सब जियो पॉलिटिक्स में हो गया। ये ट्रम्प का क्या इशू है सर? ट्रम्प अभी ये इसके साथ में जो कनाडा है उसके साथ में उसने डील कैंसिल कर दी। ये यूरोपियन यूनियन के साथ अड़ा हुआ है कि भाई मैं टैरिफ लगाऊंगा आपके प्रोडक्ट पे, पर आप मेरे प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते। नेटो का डिफेंस बजट बढ़ाने को बोल रहा है। यहाँ पे खमेनी को बोल दिया कि भाई हमने ये हमारी विक्ट्री है, लेकिन खमेनी ने आंसर दिया कि भाई ये हमने तुम्हारे अगेंस्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट भी बोल दिया कि भाई मैंने इसराइल को बोला वापस कर दो प्लेन, तुमको बचाया, तुमको मारने वाले थे बचाया, फिर भी तुम इस तरह से कर रहे हो, तो मैं डील कैंसिल करता हूँ। तो ये ट्रम्प क्यों इतना परेशान हो रहा है सर? और इससे क्या इम्पैक्ट रहेगा जियो पॉलिटिक्स, और अमेरिका का तो फिर क्या वैल्यू रहेगा यहाँ पे? देखिए, ट्रम्प साहब के ट्वीट जो होते हैं ना वो हवा में नहीं होते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा राज होता है। उस ट्वीट के पीछे एक सॉलिड प्रेशर टैक्टिक्स काम करती है। भारत के लिए भी उन्होंने बोला था कि भारत नहीं मान रहा है, हम टैरिफ ला देंगे। हमने उनको धमकी दी थी कि अगर वो नहीं मानेंगे सीज फायर के लिए तो हम टैरिफ लगा देंगे उसके ऊपर। तो ये एक तरीके का नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज में जाता है कि हमने कोशिश ये की थी और हमने उनको धमकी दी टैरिफ के लिए, तो वो मान गए, इसलिए हमने जी। उस पर टैरिफ नहीं लगाए। तो अभी देखते जाइए क्या क्या किस किस पर टैरिफ लगते हैं, वो देखने वाली बात है। बोलने में और होने में बहुत फर्क होता है। आपने आसिम मुनीर को बुलाया अपने पास में, गंदी सी परेड दिखाई जिससे वो वैसे ही पागल हो गया होगा। फिर उसको आपने बैठा के खाना खिलाया, फिर आपने बंद किया कमरा और फिर उसकी करी धुलाई कि बेटा बता
कि तूने किया क्या और हमारे कितने बेसिस को तूने अभी तक रिपेयर कराया है। तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, उन्होंने एक प्लेट खाने के ऊपर अपने देश की संप्रभुता को बेच दिया और खुद जो है वो जाकर वहां बिक गए। ये है सच्चाई। इसीलिए उसके बाद में यूएसए जो जाके अपनी मूछों पे ताव देके अमेरिका वहां पर पाकिस्तान की ओर अग्रसर हुआ है। ये है हुआ असली है। सच्चाई। तो जो लोग जंप मार रहे हैं कि आसिम मुनीर को बुला के खाना खिला दिया, देखिए बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसकी गर्दन जो है वो साफ की जाती है। इस बात को कभी करेक्ट ना सर। भूलें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अच्छा, इसमें एक और एक एंगल देखते हैं हम, कि अगर ये यूएस ऐसा करे कि बलूचिस्तान को फ्री करने का ट्राई करे, सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान को तोड़ने के लिए, कि ईरान को तोड़ता है सिस्तान बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान ये होता है, और पाकिस्तान को बोलता है भाई मैं तेरे को पैसे देते रहूंगा, तू बलूचिस्तान को लिबरेट, यानी बलूचिस्तान में रेयर अर्थ में निकाल लूंगा, और यहाँ से सिस्तान बलूचिस्तान अलग करूंगा, और पाकिस्तान की ये जो आर्मी है उसको पैसा देते रहेगा। क्या ये होता हुआ देख सकते हैं सर? क्या ये इसका भी चांस है? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट मैंने सुना था कहीं कि ये हो सकता है। कभी नहीं होगा। उसने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ डील कर ली है, वो दोबारा नेगोशिएट करने के मूड में नहीं रहेगा। अब वो पाकिस्तान से जी। बोलेगा कि हमारे लोग यहाँ काम करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन आप दो। जैसे पाकिस्तान की चाइना फौज का जो है। है वहां पर, हाँ, अमेरिकन इंजीनियर्स को प्रोटेक्शन देगी वहां पर। अगर भगवान ना करे कुछ ऊटपटांग होता है, तब फिर अमेरिका में उसका खेल खेला जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका बलूचिस्तान को आजाद करना चाहता है, सवाल ही पैदा नहीं। ओके। बलूचिस्तान वाले जो है वो अमेरिका में के नाक में दम करेंगे, ये मुझे होता दिखाई दे रहा है। चाइना में तो बॉडी बैग्स जाते थे, वो चुपचाप दबा लेते थे। अमेरिका में वो छूट नहीं है। नहीं है, तो देखते नहीं हैं है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो खेल शुरू हुआ है यहाँ करेक्ट। इंटरेस्टिंग टाइम लग रहा है आगे क्योंकि अभी ये टीटीपी ने भी रिसेंटली, अभी देखेंगे कि ये वीक में काफी अटैक्स किए हैं पर वजीरिस्तान पाकिस्तान में लेटेस्ट आर्मीज, किया है और जो यस, जिसका ब्लेम इंडिया पे किया, इंडिया ने आज इंडिया पे सुबह लगाया था, रिजेक्ट कर और दिया। उन्होंने क्लेम कर लिया वहां से कि हमने किया है। हमने किया है। तो हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अब फिर से होता हुआ दिख रहा है। जो टीटीपी अभी शांत था, वो अभी फिर से एक्टिव हुआ है। एंड होपफुली अब ऐसा दिखता है कि बीएलए भी एक्टिव होगा, बिकॉज जब जब टीटीपी एक्टिव हुआ है तब साथ में बीएलए भी एक्टिव हुआ है, और जब टीटीपी जी। रुका है बीएलए भी रुका है। तो अब लगता है कि ये अगेन कुछ एक्शन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है हमें। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम अहेड। लेट्स सी कैसे ये जाता है। तो सर, आई थिंक आज के लिए इतना ही। हमने काफ़ी ये इस पे डिस्कशन किया, ये वॉर पे, और रशिया यूक्रेन तो रुका हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ अगर आप अभी डिस्कस करना चाहें, ये चाइना ताइवान का, अगर आप चाइना अभी ताइवान डिस्कस तो अपने करना। आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, उसके लिए अलग डिस्कशन करेंगे, वो इंटरेस्टिंग रहेगा वो। ठीक है सर। फिर हम हाँ, डिस्कस क्योंकि करेंगे इंडिया के ताइवान के साथ में संबंध क्या है, क्या क्या उसमें रोड़े जी, आते हैं, क्या क्या नैरेटिव बनते हैं। इट विल बी ठीक है इंटरेस्टिंग सर। टॉपिक इन इटसेल्फ। करेक्ट सर, करेक्ट सर, है क्योंकि ना। चाइना की एक्सरसाइज में उसकी रेजिमेंट्स बढ़ती जा रही है, शिप्स बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तो एकदम से एक्सपेंशन किया है उसने, चाइना ने। तो और इट जैसा आप विल बी बीच एन में बोला ना इंटरेस्टिंग आपने, टॉपिक। यूक्रेन रशिया रुक गया, रुका नहीं है। आज हम्म। रशिया ने उनके F-16 पे धावा बोल के उसको नीचे लाए हैं अच्छा। यूक्रेन के। जी। तो लेटेस्ट हाँ। खबर ये है, मीन्स रुका नहीं है, चल रहा है वो। मीन्स एक और F-16 वो हाँ, डैमेज होके अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गया। गिरा तो नहीं नीचे आ बोलेंगे गया। ये लोग हाँ हाँ, गिरा तो नहीं नीचे बोलेंगे। आ गया। तो ये है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर, अगेन ये F-16 से ध्यान है, अपने यहाँ जो F-35 रखा है उसको रख लें सर? काफी टाइम हो F-35 गया। अपने जो क्या करेंगे अब तिरुवनंतपुरम में तक? है। रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली होगी अब तक, जहां जहां देखना होगा और देख लिया क्या होगा। जाने देते हो। किसी को बेच के इंजन विंजन खाली भिजवा देते हैं वापस, बाकी डिजाइन रख लेते हैं प्लेन रख लेते हैं तो अब तो यही ऑप्शन दिख रहा है इसका। हम्म, जी। ठीक है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर आपके प्रेजेंस के लिए, एंड आपने ये जो बताया है उसके लिए, जो हमारा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है उसके लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद।